हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि चार्जेस क्या होते हैं और हमने ये भी देखा था कि चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट पर हो सकते हैं या वो मोशन में हो सकते हैं। तो जब वो रेस्ट में होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जब चार्जेस एक जगह पर रुके होते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो आप लोग 12th में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। तो अब हम इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। और इलेक्ट्रिकल करंट दो वीडियो में डिवाइडेड है। एक इलेक्ट्रिकल करंट इन सर्किट स्पेसिफिकली, क्योंकि सर्किट इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इलेक्ट्रिकल करंट इन अ जनरल सेंस। जनरल सेंस का क्या मतलब है कि सर्किट के अलावा इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन की बात करूं, इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगी। इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन जो होती है वो होती है फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब कि चार्जेस का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना, मतलब कि मूव करना। और हमें लास्ट वीडियो से ये बात पता है कि चार्जेस या तो प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो थी डेफिनेशन। अब अगर मैं करंट को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो करंट जो होता है वो एयर करंट भी होता है और वाटर करंट भी होता है। क्या वाटर करंट भी होता है। वाटर करंट क्या कहता है कि एक नदी का बहाव या किसी वाटर बॉडी का पानी का बहाव कितनी तेज या कितनी धीरे फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। सिमिलरली करंट इज नथिंग बट जस्ट मोशन। मतलब कि मोशन एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज का मूव करना, उसको करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल मतलब क्या है, चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्जेस के मोशन के बारे में। अब हम देखते हैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल। इस एग्जांपल में हो क्या रहा है कि दो वायर्स ली हमने, ठीक है, दो वायर्स, और इनमें कुछ पॉइंट्स मार्क करे हमने। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, सिमिलरली ए एंड बी। दोनों वायर्स को हमने 10 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व करा है, दोनों वायर्स को। और ये है हमारा क्या, फर्स्ट केस, एंड दिस इज आवर सेकेंड केस। दोनों वायर्स को हमने 10 सेकेंड के लिए ऑब्जर्व करा और क्या करा कि दोनों वायर्स में से हमने करंट फ्लो होने दिया, मतलब चार्जेस फ्लो होने दिए। तो जब इसमें से चार्ज फ्लो हो रहे हैं और इसमें से भी चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो 10 सेकेंड के बाद क्या हुआ है इसमें, इधर फर्स्ट केस में सिर्फ और सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन ए टू बी तक पहुंच पाए, एंड सेकेंड केस में हमारे 1000 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन ए से बी पहुंच गए। तो यहाँ पे मेरा यही सवाल होता है कि कौन से केस में करंट ज़्यादा तेज फ्लो कर रहा है, आइदर इट इज़ फर्स्ट और इज इट सेकेंड, मतलब कि फर्स्ट में या सेकेंड में। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब भी दे देते हैं कि भैया हमारा करंट सेकेंड केस में बहुत ज़्यादा तेज है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा यहाँ फर्स्ट केस में एक सेकेंड के अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन ए से बी तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकेंड के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स ए से बी तक पहुँच रहे हैं। तो ऑब्वियसली 100 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं 10 से। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि सेकेंड वायर में, सेकेंड केस में हमारा करंट बहुत ज़्यादा तेज है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट केस। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस केस में हो क्या रहा है कि यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना है, ज़्यादा है सेकेंड केस में और फर्स्ट केस में, और कितने टाइम में। दो फैक्टर्स के ऊपर करंट हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो थी लॉजिकल बात। अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूँ करंट को, तो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से, एंड आई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम टेकन। चार्ज की क्या यूनिट होती है हमारी, कूलम्स,
एंड टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकेंड्स, एंड हमारी करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर को कैसे डिफाइन करते हैं 1 एम्पेयर को, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज गोज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इन 1 सेकेंड। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। और करंट सिर्फ इतना ही है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम डिग्री, कितनी क्वांटिटी में चार्ज कितनी तेज या कितनी धीरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब नेचर में 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मैंने क्या कहा कि नेचर में 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ अपने अंदर से करंट फ्लो होने देते हैं और कुछ अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देते। तो जो होने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, और जो नहीं होने देते उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, सो दिस इज इट। एंड इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अलाउज फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम। ठीक है, एंड डज नॉट allows flow of charges through them। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर के एग्जांपल्स हमारे क्या होंगे, प्लास्टिक्स एंड रबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या एग्जांपल होंगे हमारे, मेटल्स एंड वाटर। ठीक है, तो हमें जिसकी बात करनी है बहुत अच्छे से वो क्या है, हमारे मेटल्स। ठीक है, और पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका आंसर कहाँ से आता है कि मेटल में ऐसी क्या खास बात है। अब हमारा क्वेश्चन वाला भाई एक्चुअली में पूछ क्या रहा है कि मेटल्स में ऐसी क्या खास बात है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसका जो जवाब आता है वो आता है मेटल के एटम से। लेकिन मेटल के एटम को जब तक हम नॉन मेटल के किसी एक ऑब्जेक्ट के एटम से कंपेयर नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं हो पाएगी शायद। ठीक है, तो हमें 2 एटम्स को कंपेयर करना है, एक मेटल के एटम को और एक नॉन मेटल के एटम। ठीक है, तो ये है क्या, मेटल का एटम, और इसके बीच में क्या है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, लाइक अ सन इन आवर सोलर सिस्टम। बिल्कुल सन की तरह, सूरज की तरह, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सन एक जगह पे रहता है वैसे ही न्यूक्लियस एक जगह पे रहता है, और उसके अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये हमारे लास्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा नॉन मेटल का एटम का न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। बट क्या डिफरेंस होता है मेटल और नॉन मेटल के एटम में, उनके साइज का। मेटल के एटम का साइज जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है नॉन मेटल के एटम से। अब साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि जो इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कंपेयर करूं अगर मैं, तो मेटल के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी दूर है एज कंपैरिजन टू हमारे नॉन मेटल के एटम से। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है और जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ईजीली यहाँ से भाग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने 2 चीज़ें पकड़ रखी है, एक चीज़ बिल्कुल मेरे पास में और एक चीज़ मेरे से थोड़ी दूर है, तो ऑब्वियसली मेरे से आसानी से छूट जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ मेरे पास में है उसको मैं बहुत अच्छे से पकड़ के रखता हूँ। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है दूर होने की वजह से ये निकल सकता है।
ठीक है। और निकलने की वजह से क्या होता है, ये तो हमने एक एटम देखा है, अगर मैं बहुत सारे एटम्स में देखूं एक सेकंड के लिए कि ये हमारे क्या है एटम्स, और अगर इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करूं निकाल दूं या निकल जाए तो क्या होगा। और जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे अपने एटम से, इनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री होने की वजह से क्या है कि ये इजीली इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर घूमते रहते हैं, और जैसे ही हम इसको किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करेंगे ये एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है। इनके बाहर घूमने की वजह से ये इजीली सेल से कनेक्टेड होते ही एक डायरेक्शन में क्या करने लग जाते हैं, फ्लो करने लग जाते हैं। तो जब वो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, करंट, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। बट अगर यहाँ मैं नॉन मेटल का एटम रिप्लेस कर दूं, इस वायर में नॉन मेटल का कोई एटम रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जब भी हम इसको सेल से भी कनेक्ट करेंगे तो फ्लो करने के लिए अंदर कुछ है ही नहीं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल अपने एटम के साथ ही बंधे रहेंगे, ना कि फ्रीली वो घूम सकते इधर उधर। तो जब तक वो फ्रीली नहीं घूम सकते तो वो फ्लो कैसे करेंगे, ठीक है। तो करंट, आपको बहुत बुक्स में डेफिनेशन भी देखने को मिलेगी कि करंट इज फ्री, मतलब आई एम सॉरी, करंट इज फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी भैया ने पहले डेफिनेशन बताई, करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस एंड चार्जेस कैन आइदर बी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो भैया फिर कुछ बुक्स में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि करंट इज फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं इधर, ये रेड कलर के, ये जो प्रोटॉन्स है ये यहाँ सेंटर में फिक्स्ड रहते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं। तो ये अब यही भी तो मैं कह रहा हूँ कि नॉन मेटल के एटम में इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं कर पाते, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे मूव करेंगे फ्रीली। फ्रीली मतलब एटम से बाहर निकल के, ठीक है। तो ये एटम से बाहर निकलना प्रोटॉन का बहुत मुश्किल है, तो जो मूव कर सकते हैं इजीली वो करते हैं हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सर्किट में कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बैटरी क्या होती है, ठीक है, और बल्ब कैसे लाइट करते हैं ये लोग एक सर्किट में। Okay, so this was it for current. In the next video we will talk about current in circuits. Thank you guys. I'll see you in next.